हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमको एक स्टेटमेंट गिवन है कि टू डिफरेंट गैसेस, ठीक है, अगर मैं सपोज करता हूँ 1 and 2 गैस है मेरे पास एट सेम टेम्परेचर T and T हैव इक्वल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज C1 समझता हूँ C2, ठीक है। तो देखो C1 की वैल्यू होगी मेरे पास अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन M1, ओके। और C2 की वैल्यू होगी मेरे पास इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन M2। अब देखो जहाँ पे R मेरे पास गैस कांस्टेंट है, T मेरा टेम्परेचर होता है गैसेस, और M और M1 और M2 मेरे पास दोनों गैसेस के रिस्पेक्टिव मोलर मासेस हैं, ठीक है। अब वो यहाँ गिवन है कि टू डिफरेंट गैसेस हैं, सेम नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि उनके मोलर मास भी डिफरेंट होंगे, राइट। अब बिकॉज जो हमारा C है, जो RMS स्पीड है, समझ लेते हैं RMS स्पीड है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रूट M के, ठीक है। अब बिकॉज वो अकेले टेम्परेचर पर डिपेंड तो कर नहीं रही है, ठीक है, वो मोलर मास पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये है कि टू डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर विल हैव अनइक्वल रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। जिसका आंसर आएगा यहाँ पे वो है फॉल्स, राइट। Hello students, so the question is given as for a ideal gas, this VT curve at constant pressure P1 and P2 are shown in the figure. From the figure we have to consider and we have to find which option is correct. Means P1 is greater than P2, P1 is less than P2, P1 and P2 are equal, and all of these. Obviously all of these not will be the answer, because out of these three will be the answer. If P1 is greater than P2, then how it will be equal, or we can say less, so that is not possible. So all of this is not the answer. So simple trick is that, for simple trick is that draw a single vertical line perpendicular to the t axis. So at that 2 points, means here 2 points will be formed, A points let's suppose, and this P point. So at these 2 points temperature will remains constant for these 2 points. And if temperature is constant, so from PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, if temperature is constant and R is universal gas constant and is we have to say take fixed amount of gas, so we can say pressure will be inversely proportional to the volume. As we can see, corresponding to these 2 points, as if we draw the line, then VA means this is the first point, so we can say V1 is greater than V2. So if volume at this point A is greater than V2, then pressure at that point will be less as compared to V2, because pressure and volume is inversely proportional. So that means second will be the right one. So I hope you understand this concept. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको एक स्टेटमेंट गिवन है कि द रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स, ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट आइडियल गैसेस मेंटेन्ड एट द सेम टेम्परेचर आर सेम। तो देखो क्या है कि जो मेरा रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है उसको मैं लिख लेता हूँ C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन M, ठीक है, जहाँ पे R मेरा गैस कॉन्स्टेंट है, T मेरा टेम्परेचर ऑफ द गैस है, M मेरा मोलर मास है, ठीक है। देखो अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट भी कर दूंगा हर एक गैस के लिए, तो उसके मैं लेता हूँ एक 1 गैस, सेकंड गैस, 3 गैस, ओके, तीनों के लिए मैं टेम्परेचर सेम भी कर दूंगा, पर अगर तीनों डिफरेंट गैसेस हैं तो उनके मोलर मासेस डिफरेंट होंगे। इसका M1 होगा, M2 होगा, इसका M3 होगा, राइट। जो RMS स्पीड है मेरे पास, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं RMS स्पीड। तो जो RMS स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रूट M, ठीक है। तो बिकॉज अब जो RMS स्पीड है वो उसके मोलर मास पर डिपेंड कर रही है, तो देयरफॉर उसका टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा फॉर डिफरेंट गैसेस। तो इसका आंसर बेसिकली एक तरीके से आ जाएगा फॉल्स। हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि एन इंजन हैज एन इफिशियंसी ऑफ 1/6 एंड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस देन इट्स इफिशियंसी इज डबल्ड। देन हमसे पूछा है कि टेम्परेचर ऑफ द सोर्स क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि पहले इफिशियंसी कार्नोट इंजन का क्या है 1/6 है। अब टेम्परेचर जो सिंक है इसका क्या किया 62 डिग्री से रिड्यूस कर दिया गया। तो अब हमें बोल रहा है कि जो हमारा इफिशियंसी है डबल हो गया, तो हमें बताना है कि टेम्परेचर ऑफ द सोर्स क्या है। तो देखो ये हमारा होता है सोर्स, ठीक है, और ये हमारा होता है सिंक, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ द सोर्स और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T1 से, और ये हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ द सिंक और ये होता है हमारा T2, ठीक है। और ये T1 T2 जो टेम्परेचर ये होते हैं हमारे केल्विन में,
ठीक है, ये होते हैं हमारे केल्विन में। ठीक है, तो जो इफिशियंसी होता है कार्नोट इंजन का इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2, इसका फॉर्मूला होता है इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इक्वल्स टू 1 माइनस ये होता है हमारा T2 अपॉन T1। ठीक है, यहाँ पे T2 किसका टेम्परेचर है, ये है हमारा सिंक का, और T1 जो हमारा सोर्स का। ठीक है, ऑब्वियस बात है, ये हॉट सोर्स होता है, ये कोल्ड होता है। ठीक है, तो तभी तो यहाँ से इफिशियंसी हमेशा 1 से कम होगा, तो ये T1 हमेशा ही ज़्यादा होगा T2 से। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि जो इफिशियंसी है हमारा दिया है 1/6। इनिशियल कंडीशन में हमारा इफिशियंसी इक्वल टू 1/6 दिया है, तो हम इसको इधर ले आ जाते हैं, तो यह आ जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1 माइनस n, और ये इसका इफिशियंसी दिया है 1/6 इनिशियल कंडीशन में, तो यहाँ से आ जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू, यहाँ से 6 है तो 1 माइनस 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5/6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, अब इसको हमने टेम्परेचर जो सिंक का है उसको 62 डिग्री से रिड्यूस कर रहे हैं, तो इफिशियंसी डबल हो रहा है। इसका मतलब इफिशियंसी डबल हो रहा है, पहले 1/6 था, अब इसको डबल कर दिए तो कितना आ गया, 1/3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो n डैश होगा ये आ जाएगा 1 माइनस T2 माइनस 62 डिग्री से इसको रेड्यूस कर दिया गया, मतलब पहले T था T2 था, तो अब कितना होगा T2 माइनस 62 डिग्री। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं T2 माइनस 62। ठीक है, डिवाइड बटे ये कितना आ जाएगा हमारा T1। तो देखो हमने यहाँ पे 62 डिग्री सेल्सियस डायरेक्ट पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे केल्विन में पुट करना था, क्योंकि हमारा जो T1 T2 है टेम्परेचर केल्विन में है, बट हम जानते हैं यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डिफरेंस लिखा है, 62 डिग्री सेल्सियस से हमने इसको रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं डिफरेंस अगर सेल्सियस में करेंगे या फिर केल्विन में करेंगे, दोनों का ही इक्वल आता है। ठीक है, तो ये हमारा अब ये टोटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, केल्विन में टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस हम डिग्री सेल्सियस में लिखे या फिर केल्विन में बराबर होता है, और यहाँ पे हमें दिया है 62 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हमने डायरेक्टली पुट कर दिया, क्योंकि हमारा डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में हो या फिर केल्विन में बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा केल्विन में, तो यहाँ से हम n डैश हमें दिया है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये डबल हो जा रहा है, तो ये आ जाएगा 1/3। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं T2 माइनस 62 डिवाइड बाई T1। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा T2 माइनस 62 इक्वल टू 2/3 टाइम्स T1। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में हमें निकालना है टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, मतलब हमें T1 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम T2 को पुट कर देते हैं, इसमें कितना है 5/6 टाइम्स T1। अब इसको हम इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/6 टाइम्स T1 माइनस 62 इक्वल टू 2/3 टाइम्स T1। अब यहाँ से T1 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5/6 माइनस, अब इसको क्या लिख सकते हैं 4/6, हमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 62। ठीक है, अब यहाँ से ये कैलकुलेट कर लेंगे तो T1 इक्वल टू आ जाएगा, देखो अब ये नीचे एलसीएम 6 है, तो 5 माइनस 4 कितना है 1/6, ये आ जाएगा 62। अब ये T1 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है केल्विन में, तो T1 इक्वल टू आ गया 62 इंटू 6, ये क्या है केल्विन में। ठीक है, तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 2 12, और 36 इंटू 36 प्लस 1 37 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ से आ गया T1 आ गया 372 केल्विन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा, ये कितना होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। तो अब इसे हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे 273 माइनस कर लेते हैं, तो ये जाएगा 372 माइनस 273, और ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब भी हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होता है, हमें 273 माइनस कर लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 12 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा 9, और ये बचेगा हमारे पास 36, 36 में 27 गया 9, तो ये आ गया हमारा 99 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया हमारा टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ से हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। Hello students, the question for today is the sample of an ideal gas is taken through the cyclic process A, B, C, A and shown in the figure. Now you can see that the figure is showing the cyclic process. A graph is plotted up between pressure versus volume, right? Yeah, the change in internal energy of the gas along the path CA is minus 180 joule. So from C to A, they have given us the change in internal energy is minus 180. And the gas absorbs 250 joules of heat along the path AB, and they are saying 60 joules along path BC. The work done by the gas along the path ABC is, so they are asking what is the work done along the path A to B and B to C put together.
Okay, so let us try to solve this questions. Okay, so now here this question is being asked from the chapter of thermodynamics, and we have the relation, between the change in internal energy and work done. Okay, and everything. So let me give you the formula that we'll be using for the question is change in internal energy, which is delta U, okay, plus the work done is delta W is equal to delta Q. Okay, now let me tell you that delta U stands for change in internal energy, delta W stands for the work done, change in work done, and delta Q stands for the internal heat. Okay, that is the heat given to the surroundings. Now, having understood these terms individually, we are going ahead and trying to find out what is given in the question. So in the question we have seen that the internal energy of the gas along the path has been given. So delta U is being specified from which path? The path CA. That means from C to A it is being specified. But according to the graph, you can see that C to A it has been mentioned, right? So C to A is equal to how much they have given? They have given negative 180 joules. So if C to A is minus 180 joules, then students, can you tell me what will be the change in internal energy from A to C? That will be opposite in the opposite in the direction. That is, it is going to be plus 180, right? C to A is minus 180, then A to C, that is the opposite, has to be plus 180. Okay, it's not A to A, it is A to C. So A to C will be plus 180. All right. Yeah. Now we are going to use this change in internal energy is a state function. It's very important to know that. Okay, and now we are going to apply the formula, apply the parameters that we have. So let us try to do that. So the total exchange of heat to the surroundings, delta Q, from A to C is equal to delta U, again from A to C, plus delta W from A to C. That means the total heat transfer to the surroundings, from A to C, the process when the gas changes from A to C is equal to the summation of change in internal energy from A to C for the gas and change in the work done from A to C for the gas. Now this is given by the second law of thermodynamics. So we try to use this. Okay, now we are going to apply the values here accordingly. Okay, so the system A to C is not a single system. It is a system. By the time the gas changes goes from A to C, there is an in between point, which is the B point, right? We need to note that, because directly the gas is not going from A to C, right? It is going through the point B also, so we need to consider that. So therefore the change in the heat, okay, to the surroundings when the gas is undergoing its the path from A to C, the change in path. Okay, so we need to mention the in between point B also. So that is delta Q from A to B plus delta Q from B to C. Okay, now I have covered. This is the total change in heat to the surroundings. So I need to consider both these things, from A to B as well and from B to C as well. So these two put together will give you the total from A to C. That is equal to change in internal energy from A to C. We have found out that it is plus 180 joules. Substitute, so it is 180 plus the work done. Now the work done is what we need to find out, right? So keep it as it is. So delta W A to C, let's have it as it is. Now students, let us go ahead and let us substitute the values. So Q from A to B, okay, delta Q from A to B. From the question you can see it is 250. From A to B, can you see the gas absorbs 250 joule of heat, right? The absorption of heat from A to B. So substitute, that is 250. So 250 joules, okay, plus from B to C is also given in the question. See, 60 joules, right? So 250 plus 60 is equal to now 180 plus the change in work done from A to C. See, now we can directly find out. So now what is we need to find out what is the change in work done from A to C for the gas.
So we get that when you simplify, when you subtract the things, so you will get 310 minus 180, right? 250 plus 60 is 310. Okay, minus 180 comes this side, becomes negative, so 180 minus 180. So the answer is 130 joules. So the change in work done for the gas to move from A to C is 130 joules. The correct answer is option B, students. Okay, thank you. Hello students, welcome to Doubtnut. Our question is, when heat Q is supplied to a diatomic gas of rigid molecule at constant volume, its temperature increases by delta T. The heat required to produce the same change in temperature at constant pressure is. So, in this question, we have supplied the heat to the diatomic gas at constant volume. The temperature increases is delta T. So Q at constant volume is change in internal energy delta U. So we can write our Q at constant volume is equals to delta U can be written as NCV delta T, where CV is the specific heat capacity at constant volume and work done in this process is 0 because the volume is constant. So this is given to us Q. It is Q given. Now we have to discuss about the heat at constant pressure. Heat at constant pressure can be written as NCP delta T, where Cp is the specific heat capacity at constant pressure. So Qp is equals to NCP delta T. Now we have to discuss about the Cp and Cv. For diatomic molecule, our Cv is equals to 5R by 2 and our Cp is equals to 7R by 2. So we can write the relation between Cp and Cv from these two given things. So we can write Cp as 7 divided by 5 into 5R by 2 and this 5R by 2 can be written as Cv. So Cp is equals to 7 by 5 Cv. This is the relation between Cp and Cv for diatomic molecule. Now if we put the value of Cp in our Qp, then Qp is equals to N into 7 by 5 Cv delta T. We can rewrite this as 7 by 5 N Cv delta T. And students, we can see that this term is given to us in the question, that is equals to Q. So our Qp means heat at constant pressure is equals to 7 by 5 Q. So this is our final answer. Thank you.